अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी, इफ इंडिया हेल्प्स बांग्लादेश एनिमी देन वी कैन नॉट कोऑपरेट बीएनपीज डायरेक्ट वार्निंग टू इंडिया। और प्रशांत सर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो आजम इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शुक्ला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आने वाले 2 से लेकर 3 सालों तक, एक्चुअली पॉसिबिलिटी है कि 5 सालों तक भी चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज बन जाए। और अगर आपको लग रहा है कि इसके चांसेस कम है, तो ऑलरेडी जो बांग्लादेश के नए पावर होल्डर्स हैं उनकी स्टेटमेंट जारी है, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ आर्टिकल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, अस्थाई सरकार, उसके एडवाइजर हैं। पीएम की पोस्ट ही आप मान लीजिए, कहने को एडवाइजर है टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, मगर एज ए प्राइम मिनिस्टर ये काम करेंगे। इन्होंने हाल ही में इंडिया को एक डायरेक्ट वार्निंग ये दी थी कि अगर बांग्लादेश कल को अनस्टेबल बन गया तो इसका इम्पैक्ट इंडिया को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से होगा। इन्होंने 3 लोकेशंस गिनवाई है। इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश कल को अस्थिर होता है तो इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल यहाँ पे अस्थिरता आएगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इन्होंने बात करी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखोगे अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और म्यांमार देश, नाउ म्यांमार की देखिए यहाँ पर बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहिंग्या क्राइसिस, उसके अलावा कई रेफ्यूजीज का इशू है वहां पर। अगर बांग्लादेश कल को जेन्युइनली कोलैप्स कर जाता है या फिर इंटरनल इश्यूज बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो म्यांमार को भी सफ़र करना होगा। ये जो इनकी स्टेटमेंट है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने ये देखा है, देखो मोहम्मद यूनुस अपने आप में ये मोस्ट पावरफुल आदमी नहीं है बांग्लादेश में, कहने को बांग्लादेश की सरकार के एडवाइज़र है ये, और आगे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पावर में रहेंगे। मगर जैसे ही बांग्लादेश में चुनाव होते हैं ना, अगेन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि चुनाव होते हैं, अगर चुनाव होते हैं उस केस में मोस्ट प्रॉब्ली बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खलीदा जिया की पार्टी, ये मोस्ट प्रॉब्ली पावर में आ जाएगी क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को काफ़ी हद तक डिसमेंटल कर दिया गया है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन लोगों ने ऑलरेडी इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे बीएनपी की लीडरशिप ये कह रही है, विल बी टफ टू कोऑपरेट विद इंडिया। इंडिया के साथ कोऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया हमारी एनिमी की हेल्प करेगा। नाउ इनका एनिमी कौन है? ये कहते हैं कि इनकी एनिमी है शेख हसीना। शेख हसीना जैसे आप जानते हैं इस वक्त इंडिया में है। यूएसए ने इनका वीज़ा सस्पेंड कर दिया है। यूके ने इनके सामने हाथ जोड़ लिए हैं कि हमारे पास भी मत आना, हम भी असाइलम आपको नहीं दे पाएंगे। तो अभी के लिए ये सोच रही है कि करना क्या है। मैं वैसे आपको बता दूं, शेख हसीना अपना घर छोड़ के बांग्लादेश में, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे आई है इंडिया में। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले तक इनको भी उम्मीद नहीं थी कि इनकी जो आर्मी है ये धोखा दे जाएगी और जो ये प्रोटेस्टर्स हैं इनको खुला हाथ दे देगी आर्मी के, जाओ जो करना है करो, पार्लियामेंट में तोड़फोड़ करनी है, जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, यू आर फ्री। तो शेख हसीना जिस जल्दबाजी में बांग्लादेश से आई है इंडिया में, कई रिपोर्ट्स में यही पब्लिश किया गया है कि इनके पास खुद के खर्चे के लिए इतने पैसे भी नहीं। इनके जो हेल्पर्स हैं ये रिसेंटली इनके लिए शॉपिंग करने के लिए गए, कुछ इनको सामान वगैरह चाहिए होगा, यहाँ पे इंडिया में रह रही हैं, तो 30,000 तक की ये लोग शॉपिंग कर पाए। उसके बाद इनके पास कैश भी नहीं था ना। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि शेख हसीना गरीब हो गई है, इनके जो पुत्र हैं, इनकी जो बाकी फैमिली है, दे आर वेल टू डू और शेख हसीना को पैसे की कमी नहीं आने वाली। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, शेख हसीना खुद इतनी ज़्यादा स्टंड है, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और वो भारत में बस खुद को आप कह लीजिए गैदर कर रही है और बहुत ही जल्द वो भारत छोड़ के हो सकता है कि रशिया या फिर फिनलैंड या फिर यूरोप के किसी देश, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि दुबई में भी चली जाए। बीएनपी को ये सब भी नहीं भा रहा। ये कह रहे हैं कि इंडिया में शेख हसीना है ना, इंडिया मदद कर रहा है शेख हसीना की कि अभी के लिए यहाँ पे आप रुक सकती है। इसी बात को लेकर इंडिया के साथ कोऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इनकी मेंटेलिटी है। और अभी तो ये लोग पावर में भी नहीं आए, अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए, अभी बीएनपी के पास कंप्लीट पावर आई नहीं है। एक बार ये लोग पावर में आ गए ना, मैं आपको बता रहा हूं, दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। और बांग्लादेश से निपटने का मैं आपको बता दूं, एक ही सोल्यूशन रहेगा इंडिया के सामने, अप फ्रंट डायरेक्ट बात करनी होगी इनसे।
अब वो दिन गए कि बिल्कुल डिप्लोमेसी से, प्यार से आप बात कर रहे हैं, ओपनली बातें नहीं हो रही। आपने एक बात नोट करी होगी, ये जो ट्वीट है ना पीएम मोदी की, इस ट्वीट को मैं हिस्टोरिक बोलूंगा। अब आप कहोगे हिस्टोरिक क्या बात है इसमें? इसमें पीएम मोदी ने ओपनली ये वर्ड्स यूज किए हैं, एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू एंड ऑल अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। पीएम मोदी ने ओपनली 10 साल में पहली बार एक ट्वीट में जो ये वर्ड है ना हिंदू, इसका इस्तेमाल किया है। नहीं तो पीएम मोदी की ट्वीट्स देख लेना, इन्होंने जो ये वर्ड है ना हिंदू, ये इतना अवॉइड किया है कि मैं यूज ना करूं, लोग कहीं पे ऑफेंड ना हो जाए, कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। मगर बांग्लादेश में हाल ही में जिस तरीके से हिंदूज पे अटैक हुए हैं, पीएम मोदी को ओपनली ये बात बोलनी पड़ी। और आप एक बात नोट करना, मोहम्मद यूनुस भी बांग्लादेश में अपनी मीडिया के सामने कह रहे थे, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि हाँ बिल्कुल हिंदूज पे अटैक हुआ है और ये अटैक गलत तरीके से किए जा रहे हैं, इन्हें हमें रोकना चाहिए। प्रेशर यहीं पे मैं कहूँगा पीएम मोदी की जो ये ट्वीट है, यही अपने आप में बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट करती है बांग्लादेश पर। क्योंकि देखिए बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया पे प्रेशर डाल सकता है कल को। चिकन्स नेक ये जो एरिया है ना यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके, कुछ मान लो टेररिज्म अपने देश में कंट्रोल ना करके, जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि अरे हमारे यहाँ कुछ ग्रुप्स है, पता नहीं कभी इंडिया में चले जाते होंगे, कुछ हो गया होगा हमें पता नहीं। बांग्लादेश ने भी कल को ये करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल इससे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, नॉर्थ ईस्ट में। म्यांमार तो प्रॉब्लम झेलेगा ही ना। मुझे यहाँ पर एक बात ये भी बोलनी पड़ेगी, एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्राइमरली आसियान कंट्रीज को वो देखते हैं, उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है रिसेंटली। उन्होंने ये कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश अगर बीएनपी के अंडर आ जाता है और बहुत ज़्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्टिक हो जाता है, ये लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ा देते हैं, तो कल को ना कोई छोटी बात नहीं है, एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है बांग्लादेश म्यांमार के बीच में। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत खराब हैं। याद रखिएगा म्यांमार भी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर है। बांग्लादेश में अभी एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है पाकिस्तान वाला, जहां पर कहने को डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जा रही है, मगर पीछे जो असली पावर है वो आर्मी के पास है। आर्मी काफी हद तक जो मेन पावर है अपने पास रख रही है। तो सिचुएशन कैन गेट वेरी बैड बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश एज वेल। और रोहिंग्या क्राइसिस जो है, रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस, वो यहाँ पर एक बड़ा रीजन हो सकता है। और उसके अलावा मैं एक बार यहाँ पर यही बोल दूंगा, बांग्लादेश की देखिए इकोनॉमी तो गिरने वाली है, ये होना ही है। बांग्लादेश में आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इनके जो एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ रहे थे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, उसमें गिरावट आएगी। हमने ऑलरेडी एक चीज़ ये देखी है कि इंडिया के जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स हैं, देखिए बांग्लादेश कुछ ऐसा तो है नहीं कि इन्फोसिस या टीसीएस वगैरह है बांग्लादेश में। मेन इनके जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स थे उसके बेसिस पर बांग्लादेश में नौकरियां आ रही थी। इनके यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ हद तक बेहतर हो रहा था। पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर इन्होंने इंडिया को भी थोड़ा बहुत बीट कर दिया था। ये जो सारी तरक्की है ना, आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में हवा होने वाली है। ऑलरेडी हमने देखा है कि बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से इनके एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट्स में 10 से लेकर 20% का जंप आया है। और ये तो बस अभी का मैं आपको डेटा बता रहा हूं, कुछ महीने रुक जाइए, इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा बांग्लादेश के क्राइसिस की वजह से। तो बांग्लादेश को आने वाले समय में भारत की आवश्यकता पड़ेगी। लोन चाहेंगे ये इंडिया से, ये लोग चाहेंगे अगर कल को म्यांमार से बातचीत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं हेल्प करे। और भी वेरियस एस्पेक्ट्स में ये इंडिया की हेल्प चाहेंगे, तो हमें उसे लेवरेज करना होगा कि अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो बॉर्डर सिक्योरिटी आप मेंटेन करके रखेंगे, साथ ही साथ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है आपकी, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे आप। ये सब बातें ओपनली बांग्लादेश के साथ की जाएगी, तभी एक प्रॉपर आप कह लीजिए कंक्लूजन तक हम पहुंच पाएंगे, रिलेशंस इंप्रूव हो पाएंगे। और याद रखिएगा अभी जो तीस्ता रिवर का इशू है वो भी कंप्लीटली रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश एक टेस्ट बन के उभरेगा जयशंकर साहब के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए। तो जो भी कुछ अपडेट्स आती हैं मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ एक्चुअली बांग्लादेश में इलेक्शंस कब होते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि यूएस इनके इलेक्शंस के बारे में क्या कहता है क्या नहीं कहता। क्या पिछली बार की तरह जब शेख हसीना जब जीत गई थी इलेक्शंस, उस टाइम जब यूएसए ने कहा था कि धांधली हुई है, क्या इस बार भी धांधली की बात ये लोग कहते हैं नहीं कहते। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं सर ये तो बताइए कि जो एक पहले बात चल रही थी, एक जो थ्योरी सामने आई थी कि शेख हसीना ने इंडिकेशन दी है कि बांग्लादेश म्यांमार के बीच में कंट्री बनाई जाएगी, देखो उसको लेकर अभी आएगी डेवलपमेंट, थोड़ा रुक जाइए। मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा सब्र करिए, फ्यूचर में
ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपको भी मुझे भी। ये मैं भी यहाँ पे एडमिट करूंगा, जो यहाँ पर होने वाला होगा ना, दिस विल बी अ लेसन फॉर मैनी डेकेड्स टू कम। तो अपडेटेड वीडियोस मैं आपके लिए बाद में लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी, आरबीआई ने हाल ही में इसको बढ़ा दिया है। ये बढ़ाकर किस अमाउंट तक कर दिया है? हालांकि ये सिर्फ टैक्स पेमेंट्स के लिए बढ़ाई गई है कि अगर आपको टैक्स पे करना है तो वहां पे 1 लाख से ऊपर का भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बताइए नई ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है यूपीआई की फॉर टैक्स पेमेंट्स? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों जी, और वही वीडियो आजकल आ रही है और मैं क्लिप भी देख रहा था तकरीबन 2 घंटे पहले। तो वो क्लिप में भी यही कुछ मेंशन किया जा रहा था और आज आके बातें वही हैं। अगर कहीं से भी की जाए, मतलब कान से पकड़ेंगे उधर से पकड़ेंगे, बात एक ही है। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं अभी, जो हिंदू सनातन धर्म के लोगों के साथ जो जिस किस्म का रिएक्ट किया जा रहा है, अब बात वहां तक आ गई है। और इंडिया अभी वो कंट्री नहीं रहा कि मतलब वो लेट डाउन हो जाएगा या उसने आपसे कर्जा लेना है, वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है। लेट डाउन तो नहीं हो बैक सकता, फुट पे हो जाएगा। बिल्कुल लेट डाउन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया की जो पोजीशन है बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया को ये साइड इफेक्ट जरूर हो सकता है कि जो खालिदा जिया की पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आई है, बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट आई है। अभी वो सरकार में आए नहीं है, उन्होंने गवर्नमेंट को संभाला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को संभालने से पहले ही इस तरह का स्टेटमेंट देना, कहीं ना कहीं ये इंडिया को वार्न किया जा रहा है खालिदा जिया जैसी कट्टरपंथी पार्टी की तरफ से कि अगर इंडिया ने हसीना वाजिद को हेल्प किया तो आने वाले टाइम में इंडिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं होंगे। अच्छे नहीं होंगे से क्या मुराद है, मतलब कि वो उस तरह फ्रेंडली जो माहौल एक बना हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के दौरान, उसके ऊपर बड़े साइड इफेक्ट आ सकते हैं और इंडिया के ऊपर ये ज्यादा सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो और मजीद बढ़ सकता है। इंडिया के जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगते हैं वो मजीद अनसिक्योर हो सकते हैं, जिसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम है इंडिया को वो ज्यादा टफ करना पड़ेगा। और इस तरह की अगर कट्टरपंथी जमात आ जाती है बांग्लादेश में तो टेररिज्म इंडिया में फैलने का एक बहुत बड़ा जो खदशा है वो लाक हो सकता है। अभी नहीं आए ना, अभी तो केयर टेकर अभी है तो ना। केयर टेकर आई है ना, लेकिन केयर टेकर जो है उनकी जो अगर स्टेटमेंट को सुना जाए तो उनकी स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। क्या वैल्यू ये है कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये चीजें जो बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं के साथ हो रही हैं ना रोकी गई तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। इट्स मीन कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो इस चीज को अपनी अथॉरिटी के जरिए रोक सकें, तो उनको अपनी अथॉरिटी का यूज करना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त ये इसने जो टीचर को बोलते हैं ना, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं। हाँ तो वो बच्चे जो होते हैं वो वैसी पढ़ाई से तंग होते हैं, वो कहते हैं ठीक है। शुक्र है। वही साहब इसने किया। तो अगर मेरी बात ना मानी तो मैं छोड़ दूंगा तो कुर्सी। क्या फर्क पड़ने वाला है? ये मोहम्मद यूनुस मुझे है भी जो स्टूडेंट ही। मोहम्मद यूनुस जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो क्या ऐसा है कि जो बांग्लादेश के अभी जो इदारे हैं वो मोहम्मद यूनुस को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे और कट्टरपंथी और जहलियत का जो एक फितना फसाद का एक जत्था इस वक्त जो बांग्लादेश में हिंदू लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनके पीछे किसका हाथ है? कौन है जो उनको इतना स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है कि मोहम्मद यूनुस को ये बयान देना पड़ा और वो अपनी पावर यूज नहीं कर रहे? उनको पावर अपनी यूज करनी चाहिए। वहां पे भी फौज ने होल्ड तो नहीं कर लिया। हाँ, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो इस तरह से फौज है। पीछे है, कि पाकिस्तान पाकिस्तान का का पीछे फौज भी है। जी जी अभी बिल्कुल। फ्री हैंड तो दिया होगा, लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन कि मतलब एक बंदा जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है किस्म का, तो वो कह रहा है कि भाई कुर्सी छोड़ दूंगा, वो धमकी लगाने की कोशिश कर रहा है। वो किसको लगा रहा है धमकी? या तो वो अवाम को लगा रहा है या फिर फौज को लगा रहा है, आई डोंट नो। लेकिन कंसर्न इस चीज पे होना चाहिए कि भाई अगर उनको निकाला है, वो चली गई हैं, सारे इल्जामात उनके ऊपर थे, किस्सा खत्म करें। वहां पे क्लोज हो गया। चैप्टर क्लोज हो गया तो उसको दोबारा रीओपन क्यों किया जा रहा है? और वो भी एक मिनोरिटी को टारगेट करके वो चीज देखने लग ये गया। अब वो इंडिया के point खिलाफ dimension हो रहा है ना सारा कुछ। वो यही तो लेकिन चीजें इंडिया बाहर के तो- लोगों, बाहर के बंदे जो है ना वो यही चीज चाहते हैं कि इंडिया का माहौल खराब हो।
जो बाहर की एजेंसियां, सीधी बात है। लेकिन तो इंडिया की लेकिन लीडरशिप तो जो फिर है आज बड़ी आके मैच्योर पाकिस्तान लीडरशिप का है, बड़े अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को ये नहीं हैंडल कह कर सकते रही है। हम पाकिस्तान है या कौन है, लेकिन ये है कि है तो ज़ाहिर है बाहर की जो इंडिया के ज़ाहिर दुश्मन है वही ये सारा कुछ चाहेंगे कि इंडिया का माहौल ख़राब हो, वहाँ के हिंदुओं को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है ताकि दर्द इंडिया को होगा और इंडिया जो है उस चीज़ पे एक्शन लेगा तो फिर वो लड़ाई होगी और माहौल ख़राब होगा। लेकिन इंडिया जो है वो किसी न किसी अच्छे तरीके से जो है ना, मोदी जी जो हैं वो इसको हैंडल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है और बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे और ये सारा कुछ मामला जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से जो बांग्लादेशी, ज़ाहिर मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूँ कि बांग्लादेशी जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे हिंदू पे, और मैं इस चीज़ में जो है बांग्लादेशी चाहे कोई भी है, मुस्लिम है, कोई भी है, मैं उसके खिलाफ हूँ जो हिंदू पे जुल्म कर रहा है इस टाइम। और क्योंकि वो भी इंसान है और इंसानों पे जो है वो जुल्म हो रहा है इस टाइम। और चाहे वो मुस्लिम में है, दरिंदे दरिंदे ही होते हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी इंसान की इज़्ज़त लूटी जा रही है, किसी इंसान के जो है वो घर को जलाया जा रहा है, उसकी इबादतगाह को जलाया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना इनको समझ ही नहीं आ रही, तो ये दरिंदे ही हैं फिर, हम्म। जो ये ऐसा कर रहे हैं। और हिंदुओं का जो है वो साथ सबको देना चाहिए और मोदी जी ने भी जो है ट्वीट करके हिंदुओं का साथ दिया है और उन पे जुल्म को जो है वो रोकने की कोशिश की है, उन्होंने एक अपनी कौम स्टेप का आगे साथ उठाया है और अब जो है वो बॉर्डर, मेरे ख्याल से बॉर्डर ओपन करें और हिंदुओं को जो है वो इंडिया में फिल वक़्त जो है ना बुलवा लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वो रुकेंगे। देखिए वहाँ पे उनके माहौल पास एक सेट वो कर टारगेट है ना, दरिंदे हिंदू दरिंदे हिफाजत बन वाला चुके हैं टारगेट ना। है वहाँ उनके पे पास। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जत्था, एक बहुत बड़ा जो संगठन है वो इकट्ठा हुआ है, जिसमें बूढ़े लोग भी थे, जिसमें जवान लोग भी थे, जिसमें औरतें भी थीं, और वो भी स्पेशली इंडिया से अपील कर रहे थे कि उनकी हेल्प की जाए करनी और उन्हें चाहिए। किसी ना किसी तरीके उस जो एक कह लें कि इस वक्त का जो माहौल बना हुआ है उस माहौल से आजाद करवाया जाए। और अच्छा उस जी। माहौल से आजाद करवाने का जो सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है वो यही है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो वहां पे नहीं रुकना चाहते थे मजीद। देखें कि कोई भी है, चाहे वो हिंदू है चाहे कोई भी हो, जब उसकी बच्चियां, उसकी इज्जत, उसका घर, ये सारी चीजें महफूज नहीं है तो कौन है जो वो ऐसे कंट्री में रुकना चाहेगा? कोई भी नहीं रुकना चाहेगा। भाई जिन्होंने कारोबार बनाया, जिन्होंने मेहनत की है, जो सारी स्ट्रगल चीजें कर रहे ठीक हैं हैं, इतने सालों से, कारोबार है, उनको आप निकालेंगे, अपने आप को उस जगह पर आके कारोबार, सोचें आपके साथ बिल्कुल वो हो, बिल्कुल। तो यार क्या सिचुएशन मैं होगी। दुख इंडियन जो हिंदू लोग हैं उनका समझ सकता हूँ इस चीज़ों को लेके कि वो अपने मुल्क को कैसे छोड़ के जाएंगे। लेकिन यार यही तो बात है ना कि इन बांग्लादेशी दरिंदों को जो है ना वो समझना चाहिए कि वो बांग्लादेशी हैं वो बेचारे, वो अपने कंटेंट मुल्क में रह रहे हैं। मैं वो अगले कंटेंट दिन किसी बात और चीज कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जो इंसानियत के ठेकेदार बनी हुई हैं तंजीमें, ऑल वर्ल्ड में इंटरनेशनली जो तंजीमें बनी हुई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे जो तंजीमें हैं जिनका हक बनता है कि इस वक्त इंसानियत का साथ दें और बांग्लादेश में आवाज उठाएं जो हिंदू लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैं इस पॉइंट को भी मद्देनजर रख रहा था कि वो क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रिटिश लोग नहीं है, यहाँ पे तो गोरे नहीं मार रहे, यहाँ पे तो जुल्म और ज्यादती जो हो रही है वो हिंदुओं के साथ हो भाई रही है। जिनकी चालें हैं और वो ये, उन्होंने तो चलानी है। हाँ, और ऐसी स्टेट जो हसीना वाजिद को प्रेशराइज कर रही थी कि यहाँ पे हम एक ईसाई मुल्क बनाना चाहते हैं, वो मुल्क जो है वो क्यों साथ देंगे? और हसीना वाजिद को भी वेलकम वो खुद ही ना कर रहे करने हैं ये की सारा यही कुछ। वजह है क्योंकि हसीना वाजिद ने उनकी बात नहीं मानी। वही ना, वो खुद ही सारा कुछ ये कर रहे हैं, वो ये करवा रहे हैं और वो तो नहीं साथ देंगे ना। लेकिन ये है कि इंडिया को जो है वहाँ पे हिंदू लोगों का साथ देना चाहिए और वाकई मैं भी यही चाहता हूँ कि उनको साथ मिले। और बाद में जो है वो ये इंडिया के लिए बांग्लादेश जो है ना ये थोड़ा सा समझ लें कि ख़तरा भी है अब, क्योंकि सेवन सिस्टर जो आपकी हैं जो स्टेट हैं उनके साथ वो जो नेक ऑफ चिकन नेक है मेरे ख्याल में, चिकन नेक। वो जो है वो वहाँ पे ख़तरा हो सकता है और वो कट भी सकती हैं फिर आगे से जो है वो अलहदा, मतलब कि बहुत ये चीज़ जो है ना इंडिया को देखनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया मजबूत मुल्क हो चुका है अब और इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो है बांग्लादेश को जो है चाइना जो है ना वो अपनी तरफ ज़रूर लगाने की कोशिश करेगा इस वक्त, क्योंकि वहाँ पे चाइना का भी कंसर्न है, तो वो भी कोशिश करेगा कि उसको बांग्लादेश को बीच में कुदाए जाहिर और ये बात है, सारा उसको कुछ मौका करे। मिल रहा है। उसको मौका मिल रहा है, तो ये चीज़ इंडिया को जो है वो देखनी चाहिए और हालात जो है बेहतर ही रहे। मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो और वहाँ पे जो हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं वो जुल्म बंद करें और अमन और सुकून लेके आएँ। बिल्कुल जी, और ये चीज़ भी दर्शाती होगी कि यार इंडिया पावर में है और इंडिया कंट्रोल कैसे करता है और वो अपनी एक किस्म की जो है अपने धर्म की हिफाजत कैसे करेगा, अपने लोगों की हिफाजत कैसे करेगा। और जो मोदी साहब ने मेरे ख्याल में ट्वीट किया वो पूरी उनकी कौम के लिए है, ठीक है।
वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं है, क्योंकि वो एक मुल्क, एक भारत जो है ना, वो कहते हैं ना एकता में है, और वो मिनॉरिटी को ये चीज़ें जो है बीच में लेकर नहीं आते। और उन्होंने जिस तरह का ट्वीट किया, पूरी कौम को एक हौसला तो मिला होगा, लेकिन यह है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया होगा। वो बैठते तो नहीं है, वो 2 घंटे या 3 घंटे सोते हैं, उसके बाद वो अपना काम करते हैं और काम में मगन रहते हैं। तो होप फॉर गुड के यार कोई आने वाले वक्त में अच्छा फैसला होगा और ये मसला जो है रिजॉल्व होगा। आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। और इन वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।